नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ टूल किट केस और इसमें 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी से खलबली मच गई है। विपक्ष ने सरकार पर आंदोलनकारियों के दमन का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। इस आरोप का जवाब बीजेपी ने भी दिया। बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक। वो डरे हैं देश नहीं, भारत को चुप नहीं कराया जा सकता। डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है। अपने किसानों का समर्थन कोई अपराध नहीं है। अगर माउंट कार्मेल कॉलेज की 22 वर्षीय छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई हैं, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है। देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में टूल किट केस में गिरफ्तार दिशा रवि के लिए विपक्ष के नेताओं ने ये चंद ट्वीट किए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से दिशा रवि को समर्थन मिल रहा है और 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी को गलत ठहराया जा रहा है। मैं इस गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूँ, माफ कीजिएगा। उस टूल किट के बारे में अगर मैं बोलूं, हम लोगों ने कितने आंदोलन किए और हम ही क्या, जो लोग सरकार में बैठे हैं आंदोलनों से निकले हुए हैं। ये नजरिया हमारा क्या हो गया? एक टूल किट, उसके इर्द गिर्द आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। दिशा के समर्थन में जब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया तो बीजेपी भी एक्शन में आ गई। सबसे आक्रामक ट्वीट आया बेंगलुरु सेंट्रल के बीजेपी सांसद पीसी मोहन का। मोहन ने ट्वीट किया, बुरहान वानी 21 साल का था, अजमल कसाब 21 साल का था। उम्र सिर्फ एक संख्या है, कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा, जुर्म जुर्म है। साजिशी सिंडिकेट का जो साजिशी सुपारी का सिंडिकेट है, उसका ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है और इस साजिशी सुपारी के सिंडिकेट के भारत बैशिंग ब्रिगेड की एक लंबी लिस्ट है और उसमें बहुत से लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में भी अभी अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि देश के अंदर बैठ करके देश में भारत की छवि कैसे खराब हो इसके षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। उनमें से ये लोग हैं जो हमारे देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं और उनके टूल्स जो बनकर ये जो दिशा रवि जैसे लोग हैं, यहाँ पर हमारे देश को नुकसान करने के लिए जो लोग होते हैं, उनके विषय में ही एडवोकेसी करेंगे। टूल किट पर दिशा की गिरफ्तारी बड़ी तेजी से सियासी घमासान का रूप लेती जा रही है। विपक्ष का स्टैंड तो साफ है, लेकिन सरकार का समर्थन करने वाले जो मध्य मार्गी दल है वो मुश्किल में है। गिरफ्तारी उनको प्राथमिकता दर्ज हुई है, उसके आधार पर गिरफ्तारी होती है। उनको भी अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है, लेकिन पुलिस को किसी फैब्रिकेटेड मामला बता करके, दिखा करके या प्रयास करके किसी के साथ प्रताड़ना की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ट्विटर और टीवी कैमरे के सामने विरोध और समर्थन के बीच दिशा की रिहाई की मांग के लिए आज बेंगलुरु में बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। अब से कुछ ही देर में बेंगलुरु के मैसूर बैंक चौराहे पर सिटीजन मार्च निकाला जाएगा। बेंगलुरु से नोलन पिंटू के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। 3 चेहरे कितने मोहरे, देश को बदनाम करने और माहौल खराब करने के लिए बनाई गई टूल किट में दिल्ली पुलिस ने टूल किट तैयार करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस केस में एक गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 की तलाश जारी है। पुलिस इस केस में खालिस्तानी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु। ग्रेटा थर्नबर्ग टूल किट केस के ये 3 चेहरे हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने बताया है मुख्य साजिशकर्ता। दिशा रवि गिरफ्तार हो चुकी है, जबकि निकिता और शांतनु को पुलिस तलाश रही है।
दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के अधिकारियों के बीच काले मास्क में यही है 21 साल की दिशा रवि, जिसे दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बेंगलुरु के 16 दिलवन हल्ली से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने दिशा पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक देश का माहौल बिगाड़ने के लिए तैयार किए गए टूल किट की मुख्य साजिशकर्ता दिशा रवि है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट को ट्वीट करने के बाद डिलीट किया था। उसे दिशा रवि ने कई बार एडिट किया था। कोर्ट में जब पुलिस रिमांड पर सुनवाई हुई तो दिशा रो पड़ी और उसने कबूल किया कि उसने 2 लाइन एडिट की थी। पुलिस ने दिशा का मोबाइल जब्त किया है, लेकिन उसका डाटा पहले ही डिलीट किया जा चुका था, जिसे अब पुलिस रिट्रीव करेगी। दिशा फिलहाल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। टूलकिट मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि से साइबर सेल के इसी दफ्तर में लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि टूलकिट मामले में दिशा रवि ही वन ऑफ द की कॉन्स्पिरेटर हैं। उन्होंने टूलकिट में 3 फरवरी को एडिटिंग की थी, उसके बाद उसको प्रोपेगेट किया और आगे बढ़ाया। दिल्ली पुलिस को इस केस में खालिस्तानी एंगल भी मिला है। पुलिस के मुताबिक ये खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने की बड़ी साजिश है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा और टूल किट से जुड़े अन्य लोग खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के मोधालीवाल के संपर्क में थे। हालांकि दिशा ने ढालीवाल या पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ किसी भी तरह के लिंक से इनकार किया है। दिशा तो पुलिस के हत्थे चढ़ गई, लेकिन अब दिल्ली पुलिस निकिता और शांतनु की तलाश में जुटी है। ये दोनों उस व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बताए जा रहे हैं जिसे कथित तौर पर दिशा रवि ने तैयार किया था। बताया जा रहा है कि टूल किट तैयार करने में दिशा के साथ ये दोनों भी शामिल थे। मुंबई के गोरेगांव स्थित यही वो बिल्डिंग है जिसमें निकिता जेकब रहती है। सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को निकिता जेकब के घर स्पेशल सेल की टीम सर्च करने आई थी। सर्च ऑपरेशन में निकिता के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की गई। बताया जा रहा है कि शाम का वक्त होने की वजह से पूछताछ नहीं हो सकी थी। निकिता से स्पेशल सेल ने दस्तावेज पर दस्तखत कराया था कि वो जांच में शामिल होंगी, लेकिन आरोप है कि उसके बाद निकिता अंडरग्राउंड हो गई। निकिता के खिलाफ अब कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है। निकिता हाई कोर्ट की वकील है और उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है, जिसकी सुनवाई कल होगी। हम लोग बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि 4 हफ्ते का निकिता को प्रोटेक्शन दिया जाए कोर्ट से, क्योंकि देखिए प्रॉपर जुरिस्डिक्शन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है। मुंबई हाई कोर्ट में सिंस वो रहती है, यहाँ की रेसिडेंट है, तो इसलिए हमने माननीय अदालत को हमने अप्रोच किया है ताकि जब तक वो उधर जाए प्रॉपर मेरिट्स पे मैटर आर्ग्यू करने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए। ये तस्वीर देश के लोगों के जहन से मिटाए नहीं मिटने वाली। 26 जनवरी को जब देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब दिल्ली में ITO से लेकर लाल किले तक किसान आंदोलन के नाम पर खेला जा रहा था देश की साख को गिराने का शर्मनाक खेल। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी और इसके आसपास किसान आंदोलन के नाम पर वही सब कुछ हुआ जिसका जिक्र टूल किट के एक्शन प्लान में था। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से विद्या और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। 21 साल की दिशा रवि अब घर घर का जाना पहचाना नाम बन गई हैं। दिशा पर आरोप संगीन है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले तक दिशा पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। वो बेंगलुरु में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर संस्था चलाती थी, लेकिन एक टूल किट ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? 2019 के UN क्लाइमेट एक्शन समिट में यही है क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग का मशहूर भाषण, जिसने दुनिया भर के युवा मन को आंदोलित कर दिया था।
टूल किट केस में गिरफ्तार दिशा रवि उन तमाम युवाओं में है जो ग्रेटा से प्रभावित होकर जलवायु बचाने की जंग में कूद पड़ी हैं। जलवायु बचाने की जंग में दिशा की भूमिका और ग्रेटा थनबर्ग से उसके कनेक्शन के बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले बेंगलुरु में दिशा के घर ले चलते हैं, जहां सन्नाटा पसरा है। दिशा का परिवार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हम लोग इस वक्त दिशा रवि के घर के बाहर मौजूद है, मगर उनके घर के लोग अभी मीडिया से बात नहीं कर रहा है। जांच की बात करें तो दिशा 5 दिन की कस्टडी में है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिशा का परिवार खामोश है, लेकिन दिशा को जानने वाले छात्र मुखर हैं। दिशा की गिरफ्तारी के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड थाने में छात्रों ने प्रदर्शन किया। क्योंकि दिशा पर्यावरण बचाने की मुहिम का हिस्सा है, इसीलिए प्रतीक के तौर पर प्रदर्शनकारियों ने थाने में पुलिस कर्मियों को पौधा भेंट किया। दिशा रवि को टूल किट केस में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में तो आप जानते हैं, लेकिन दिशा की शख्सियत के दूसरे पहलू के बारे में भी जान लीजिए। बेंगलुरु के माउंट कार्मेल स्कूल से ग्रेजुएट दिशा रवि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ग्रुप से जुड़ी है। इस ग्रुप की स्थापना 2018 में ग्रेटा थनबर्ग ने की थी। दिशा रवि ने अगले साल यानी 2019 में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ग्रुप के भारतीय शाखा की शुरुआत की। वो भारत में इस ग्रुप की प्रमुख हैं। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की स्थापना दिलचस्प है। जलवायु संकट पर अगस्त 2018 में 15 साल की ग्रेटा थनबर्ग ने अपने कुछ साथियों के साथ 3 हफ्ते तक हर शुक्रवार को स्वीडिश संसद के बाहर धरना देना शुरू किया था। हर शुक्रवार को ग्रेटा इसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी। धीरे धीरे इसने एक संस्था का रूप ले लिया। इसकी शाखा अब दुनिया के 7,500 शहरों में खुल चुकी है। बताया जा रहा है कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट बनने की प्रेरणा दिशा को अपने दादा से भी मिली है, जो कि किसान थे। जलवायु परिवर्तन से कृषि पर होने वाले खराब असर को दिशा ने करीब से देखा, इसीलिए वो इस संघर्ष में शामिल हो गई और ग्रेटा बन गई रोल मॉडल। जो काम ग्रेटा थनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है, वही काम दिशा बेंगलुरु में कर रही थी। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर का कनेक्शन दोनों को साथ ले आया। बेंगलुरु से नोलन पिंटो के साथ आज तक ब्यूरो। पुलवामा हमले की बरसी पर जम्मू में फिर से पाकिस्तान ने बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, जिसे हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने नाकाम कर दिया। इस बड़ी साजिश की एक एक परत खुल गई है। कैसे चंडीगढ़ में कश्मीरी स्टूडेंट को पाकिस्तान से मैसेज आया और कैसे वो जम्मू में आईईडी प्लांट करते हुए पकड़ा गया, इस साजिश की पूरी कहानी सामने आ गई है। पिछले 2 रोज से हम लोग बहुत बड़ी अलर्ट साउंड करके चल रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस बात की अलग अलग एजेंसी से और पुलिस के जरिए से रिपोर्ट आ रही थी कि ये कोई ना कोई बड़ी जो कार्रवाई आज के दिन पुलवामा के अटैक के दिन दूसरी एनिवर्सरी के दिन कहीं ना कहीं अंजाम देंगे। हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया, जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। सुरक्षा एजेंसियां और हमारे जवान अलर्ट न होते, इतनी चेकिंग और गश्त न होती, हाई अलर्ट न होता, तो पुलवामा अटैक की बरसी पर आज न जाने क्या होता। जम्मू शहर बच गया। हर इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी, हर नाके को अलर्ट किया गया था। और कल रात दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया, जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई, जो एक्टिवेटेड नहीं थी। 6 से 6.5 किलो विस्फोटक से जम्मू को दहलाने की साजिश थी। आतंकियों ने पुलवामा जैसा प्लान बनाया था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्लान को अंजाम देने वाले को पकड़ा और साजिश के एक एक तार का भी पता चल गया। जम्मू में जिसके पास से 6.5 किलो आईईडी मिली, उसका नाम सुहेल है। वो एक नर्सिंग स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है। आईईडी लगाने का मैसेज पाकिस्तान के अल बद्र आतंकी संगठन से मिला था। इस साजिश में सुहेल के साथी काजी वसीम, आबिद नबी और अतहर शकील खान नाम का व्यक्ति भी था। पूछताछ के दौरान उसने और भी बताया कि इस आईडी को रखने के बाद उसने एक फ्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए, और फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था, जहां पे अतहर शकील खान नाम का एक आदमी जो
अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ। तो ये इसकी प्लान थी। यानी पुलवामा की बरसी पर जम्मू में हमले के लिए पाकिस्तान के अल बद्र आतंकी संगठन ने पूरा प्लान बना लिया था। इस प्लान को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और इन्हें मदद देने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी तैयार कर लिया गया था। जम्मू में 4 जगहों पर आतंकियों ने टारगेट किया। रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जूलर्स मार्केट, लखदाता बाजार, इनमें से किसी एक जगह पर आईडी प्लेस करने के लिए कहा गया था। 14 फरवरी यानी कि पुलवामा आतंकी जो वारदात हुई थी, आतंकी हमला हुआ था, उसकी जो आज दूसरी बरसी है, उस पर आतंकवादी एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। तो उस इनपुट पर जो है जो सुरक्षा बल हैं पूरी तरह से अलर्ट थे। तो जो अपने जो इनपुट्स आए थे सुरक्षा बलों को, उसके आधार पर सुरक्षा बलों ने पूरे जम्मू शहर में जो है छानबीन की, तलाशी अभियान चलाया और उसके बाद जम्मू बस स्टैंड के पास 6.5 किलो वजन की जो है एक आईडी बरामद हुई। और जो मुख्य टारगेट था, जो मुख्य निशाना था, वो जम्मू का ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर था। ये बहुत बड़ी साजिश थी जिससे जम्मू शहर बाल बाल बच गया। लेकिन बात सिर्फ जम्मू की ही नहीं है। पाकिस्तान की आतंकी साजिश के निशाने पर दिल्ली और एनएसए अजीत डोभाल भी थे। इसका खुलासा कश्मीर में 2 बड़े आतंकी कमांडर्स के पकड़े जाने के बाद हुआ है। इसमें हदायतुल्लाह मलिक नाम का कमांडर आतंकी संगठन लश्कर मुस्तफा का है, जो कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का नया नाम है। इसके अलावा जहूर उर्फ खालिद, जो लश्कर तैयबा के कश्मीर में नए नाम TRF का कमांडर है। आशिक नेंगरू अभी पाकिस्तान से पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारे पर दहशतगर्दी को डायरेक्शन दे रहा है और दहशतगर्दी की लॉजिस्टिक और बाकी इंतजाम कर रहा है। इसके साथ साथ इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर ये बंदा दिल्ली भी जाता है और दिल्ली में जाकर के हमारे एनएसए साहब अजीत डोभाल साहब के जो जहां पर वो ऑफिस है, उन एरिया की रेकी करता है, फिल्म बनाता है और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है। पाकिस्तान के निशाने पर हाल में एक्टिव हुए लश्कर और जैश के नए नाम वाले संगठनों के नेटवर्क को बेनकाब कर दिया गया और दोनों के कमांडर्स पकड़े गए। इन्हीं के नेटवर्क का इस्तेमाल करके पाकिस्तान सीमा पर सुरंगों और ड्रोन के जरिए कश्मीर में हथियार भेजता है। इसके अलावा आतंकी हमले करने वाला नेटवर्क तैयार करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। बंगाल में चुनाव की तारीखों का सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन सियासी पार्टियों ने तो जैसे चुनाव आने तक सारी हदें तोड़ देने की कसम ले ली है। बीजेपी और टीएमसी में छिड़ी सत्ता की जंग में अब खुलेआम मारने काटने की धमकियां दी जाने लगी हैं। যে বাড়ির ছেলের মুখ যদি ভোরের ভোরে দেখতে চান তাকে শান্ত वोटिंग की तारीख आते आते बंगाल में न जाने क्या हो जाए। करीब 3 महीने बाकी है। सत्ता के लिए हिंसा की खुलेआम नुमाइश करने वाले सियासतदान अभी तक कम से कम अपनी जुबान से लोकतंत्र के पहरेदार बने थे, लेकिन वोटिंग से करीब 2 महीने पहले आलम ये है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच एक दूसरे को हत्या और चमड़ी उधेड़ देने जैसी धमकियों का खुलेआम आदान प्रदान होने लगा है। परिवर्तन यात्रा निकाल रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पश्चिमी मिदनापुर में मंच से चेतावनी जारी की। माँ बाप के बोले दिन যে বাড়ির ছেলের মুখ যদি ভোরের ভোরে দেখতে চান তাকে শান্ত হতে বলো, নাহলে অনেক লোকের বাড়ির লোককে বলে যে ছেলের মুখ দেখার সুযোগ হবে না। दिलीप घोष जब टीएमसी को धमकी दे रहे थे, उसी दौरान बंगाल के दूसरे हिस्से में टीएमसी की रैली में भी बीजेपी के लिए इसी तरह की जहरीली जुबान सुनी जा रही थी। बंगाल में शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब सियासी झंडे खून से रंगे नजर न आते हों। रैलियों के दौरान, रोड शो के दौरान, मंच पर, गली नुक्कड़ों पर, घर के अंदर या घर के बाहर, कोई भी कहीं भी सियासी नफरत का शिकार बन सकता है। नेता छोटा हो या बड़ा, कोई भी बंगाल की सियासत की इस तस्वीर से अछूता नहीं है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसके भुक्तभोगी बन चुके हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि दोनों प्रमुख पार्टियां इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताती हैं। मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए, जरा ममता दी उनका लिस्ट प्रसिद्ध करें। वो तो कहती हैं अनजान भी कोई मर जाता तो आप लोग जाके उसके घर खड़े हो जाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता था। बाद में परिवार मना कर देता है कि नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था पार्टी। वो आप डराती हो तब उनकी सारी सदस्यता की चिट्ठियां हम दिखाने के लिए तैयार है, अगर ममता दीदी सच्चा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो। और मैं बताना चाहता हूं, ऐसे आपके गुंडे बचेंगे नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पाताल से ढूंढ कर उसको ढूंढ लेंगे और हमारे कार्यकर्ता को जिन जिन ने हत्या करी है उसको कानून के दायरे में ले जाएंगे, जेल में पहुंचाएंगे। ऐसे बचेंगे नहीं वो। मैं तो एक लक्ष्मण का रेखा मैंने नहीं टूटा, लेकिन ये क्या किया, इधर में आके हमको धमकाता है, चमक दे रहा है, बोलता है देखा जाएगा, हम इसको बर्बाद कर देंगे, इसको यही करना पड़ेगा। What he thinks, I am his bonded labor or I am his maid servant. What he thinks himself, I am not. हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखे। एक शायरी है ना, सार पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू एक कतील में है। हम इसी के लिए लड़ते हैं। अगर आप डरोगे तो मरोगे, डरना नहीं चाहिए। ऐसे विस्फोटक माहौल में पीएम और गृह मंत्री एक बार फिर बंगाल दौरे पर जाने को तैयार है। अमित शाह 18 फरवरी को बंगाल जाएंगे, जबकि पीएम मोदी का दौरा 22 फरवरी का है। अमित शाह परिवर्तन यात्रा के आखिरी चरण को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि पीएम मोदी केंद्र की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले अमित शाह 11 फरवरी को बंगाल में थे। बीजेपी दिग्गजों के हालिया दौरे की तारीखें बता रही हैं कि पार्टी के लिए बंगाल कितना अहम है और वो कोशिशों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और मोदी जी का नेतृत्व में भाजपा की सरकार इधर भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाला है। जो नारा अमित शाह जी मोदी जी ने दिया था 2019 में हाफ, 2021 में साफ, वही होने वाला है। चुनाव बंगाल का है, लेकिन बातें हो रही हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और तालिबान की। वोटर ये देखकर हे राम भी नहीं कह सकता, क्योंकि बंगाल में आजकल राम और दुर्गा को लेकर भी सियासत ठनी हुई है। अलीपुरद्वार से आशिम दत्ता और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल की चुनावी खिचड़ी में धर्म का भी जबरदस्त तड़का लग रहा है। वोट की जंग में नेता अपने अपने देवताओं के नाम पर युद्ध घोष कर रहे हैं। बीजेपी ने जय श्री राम से टीएमसी को घेरा, तो ममता बनर्जी की पार्टी देवी दुर्गा और सरस्वती के नाम पर ललकार रही है। बंगाल के चुनाव में धर्म युद्ध शुरू हो गया। भगवान राम, मां दुर्गा के बाद विद्या की देवी सरस्वती जी पर भी सियासी जंग होने लगी है। चुनावी कर्म में धर्म का शंखनाद तो पहले ही हो चुका था, लेकिन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान से इसमें और उबाल आ गया। जय श्री राम के नारे से ममता सरकार को घेरते हुए दिलीप घोष इस कदर डिरेल हुए कि दुर्गा पर नया इतिहास गढ़ने लगे। उनके शब्द और तर्क लक्ष्मण रेखा लांघते चले गए। भगवान राम की बात करते करते वो माँ दुर्गा पर ऐसा बोल गए कि सियासी तूफान ही खड़ा हो गया। टीएमसी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया, इसे महिलाओं का अपमान ठहरा दिया। रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। I mean, I think the people of Bengal and people of India, the Hindus actually should decide, because Durga is a concept not only in Bengal, it is a very strong pillar of Hinduism. बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। देवी दुर्गा बंगाल के लोगों के दिलों में बसती हैं। ऐसे में टीएमसी ने दिलीप घोष के बयान को हाथों हाथ लपक लिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो चुनावी मंच से इस बयान को महिलाओं के अपमान से ही जोड़ दिया। এদের লজ্জা হয় না? যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে,
যাদের রাজ্যে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে হবে। जय श्री राम के नारे से बैकफुट पर आई तृणमूल देवी दुर्गा को लेकर फ्रंट फुट पर आ गई है, तो बीजेपी को सफाई पर उतरना पड़ा। बंगाल बीजेपी ने ट्वीट कर तृणमूल पर ही दिलीप घोष के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए टीएमसी दुर्गा विसर्जन को रोक रही थी, आज अचानक उन्हें मां दुर्गा की याद आ गई। टीएमसी दिलीप घोष के बयान को गलत तरीके से पेश करना बंद करे। যেভাবে তৃণমূল সরকার মা দুর্গার বিসর্জনের সময় কোর্টে যেতে পারমিশন নিতে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে তারা দুর্গা মাকে নিয়ে কথা বলে। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर ममता को घेरने वाली बीजेपी राम बनाम दुर्गा में फंस गई। तृणमूल अब इस पूरे मसले को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब देखना है कि बीजेपी इसकी काट कैसे निकालती है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कल सरस्वती पूजा है और बंगाल में सरस्वती पूजा का अलग महत्व, अलग अंदाज में वहां ये पूजा मनाई जाती है। बंगाल में पूजा पंडालों में इस बार सियासी रंग देखने को मिल रहा है। टीएमसी के तमाम नेता इस बार मेगा पूजा कर रहे हैं। पंडाल में देवी सरस्वती की प्रतिमा है तो सियासी चेहरे भी हैं और नारे भी। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रजे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदामव। दुर्गा पूजा के बाद अब सरस्वती पूजा पर सियासत सर चढ़कर बोल रही है। सरस्वती पंडालों में नेता छाए हैं। नेता ही विद्या की देवी की मूर्ति लगा रहे हैं। नेता ही कल की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोप और जय श्री राम के नारे की काट के लिए टीएमसी देवी सरस्वती के द्वार पर पहुंच गई है। पूरे राज्य में टीएमसी का मेगा प्लान है। शहर शहर, गांव-गांव टीएमसी सरस्वती पूजा कर रही है। चुनावी साल है और इसलिए तृणमूल कांग्रेस इस बार किसी तरह का मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती है। बीजेपी ने लगातार आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के राज में सरस्वती पूजा नहीं की जा सकती है और इसी वजह से खुद सांसद सरस्वती पूजा करने मैदान में उतर पड़ी हैं। आप देख सकते हैं गोबर से उन्होंने अभी लेपा है। इसके बाद जो सजावट का काम है वो इस वक्त चल रहा है। अपरूपा पोद्दार के नेतृत्व में इस वक्त हुगली में जगह जगह सरस्वती पूजा टीएमसी की ओर से की जा रही है। हुगली में ही 18 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने सरस्वती पूजा की जिम्मेदारी ली है। कुल 125 जगहों पर पूजा की तैयारी है। हुगली से टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार ने खुद मां का मंडप सजाया है। उन्होंने खुद ही फर्श को गोबर से लीपा। ये जो पूजा होता है ये हर साल यहाँ पर पूजा हो रहा है और ये बहुत कोई कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार के लिए इस बार ममता सरकार पूजा कर रही है। नहीं, बंगाल में हर पूजा दुर्गा माँ का पूजा से लेके सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, एक ठो कहावत है कि बांगालीर 12 मासे 13 पार्बण। टीएमसी का दावा है कि ये तो हर साल होता रहा है। हर साल इसी जोश और खरोश के साथ सरस्वती पूजा मनाई जाती रही है, लेकिन इस बार इसे सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। ये सरस्वती पूजा आप ये ममता बनर्जी का 10 साल की गवर्नमेंट और इसके पहले भी जो गवर्नमेंट रही है बंगाल में, हर वक्त सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सब पूजाएं यहाँ पर होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर राजनीति कर रही है। बीजेपी ने टीएमसी की पूजा को चुनावी स्टंट करार दिया। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का आरोप है कि सब दिखावा है। अब तक तो पूजा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है परमिशन देने के लिए। सरस्वती पूजा भी हमारा बंगाल में भी बहुत सारा जगह में मना कर दिया था। सरस्वती का मूर्ति भी तोड़ दिया था। अभी बंगाल में वोट आ गया है, उसका 30% का वो टीएमसी सरकार राजनीति करने का इच्छा है, लेकिन 30% के बाद तो उसको 5-7% तो उसको मिलना ही चाहिए, नहीं तो वो सत्ता में नहीं आएगा। बंगाल में पूजा पर सियासत हावी है। पंडाल में मां की प्रतिमा सज रही है तो सियासी चेहरे और नारे भी गढ़े जा रहे हैं। हुगली से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में चेतावनी और चमड़ी उधेड़ देने की धमकी का दौर जारी है। बीजेपी जय श्री राम के नारे से वारे न्यारे की फिराक में है तो टीएमसी को मां सरस्वती और दुर्गा से आशीर्वाद की आस। और इन सबके बीच कांग्रेस क्या करेगी, अधीर रंजन चौधरी से सुनिए।
हो सकता है टीएमसी पार्टी के अंदर भय पैदा हो गए हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और लेट पार्टी के साथ जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो टीएमसी पार्टी छोड़कर आना भी चाहिए। मैं जिन शख्स ने ये सलाह दिए हैं उनको मैं सलाह देता हूं, टीएमसी छोड़ो और कांग्रेस सीपीएम के साथ तुम अपना रिश्ता जोड़ो। हम लोग बड़े मेहनत करके एकजुटता के साथ आम लोगों के पास जाते हुए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे बंगाल के आम लोगों को ये महसूस हो रहे हैं कि बंगाल में ना बीजेपी ना टीएमसी दोनों पे भरोसा करने की बजाय। और इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लिखित है। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। इन सभी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नंबर 49/21 दर्ज की और साइपैड द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जांच के दौरान इस टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और एक आईफोन मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। सर्च में यह भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्रेंड फॉर फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फोन का काफी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट में अभियुक्त पक्ष को रखने के लिए वकील मौजूद थे और यह बात कोर्ट के ऑर्डर में भी अंकित है। निकिता जैकब और संतानों के लिए क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और NPW जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। सर एक सवाल ये है सर कि ऐसी क्या लाइनें थी जो सेडेशन के चार्जेस लगे, क्या बढ़ रही थे जो कि इसमें देशद्रोह का मामला दर्ज? शांतनु बेसिकली ग्रेजुएट इंजीनियर है और बीड में रहने वाले हैं। ये पुणे में भी इनका एक रिहायशी स्थल है। ये एक NGO XR चैप्टर से जुड़े हुए हैं जिसमें निकिता भी जुड़ी हुई है। XR toolkit is already studied with the document released by the Poetic Justice Foundation, and it is Khalistani NGO based. Pardon? The organization which is already behind this toolkit is a banned organization. सर इस इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा पार्ट कनाडा में है, विदेशों में। उसके लिए दिल्ली पुलिस अब क्या कोशिशें करेगी उससे पूछताछ के लिए, नोटिस जारी करने के लिए, क्योंकि आप धालीवाल का नाम ले रहे हैं और जो प्रोसीजर के मुताबिक हमें पावर्स अवेलेबल है उनका इस्तेमाल किया जाएगा इनको इस केस में तफ्तीश ज्वाइन कराने के लिए। दिशा, निकिता और शांतनु ये तीनों आपस में कैसे एक दूसरे को जानते थे? ग्रेटा थनबर्ग को ही क्यों चुना था कि अचानक वो मछलियां बनती हुई ट्वीट कर देती है? इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या थी? मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड कि जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। अभी ऐसा कोई तथ्य जानकारी में नहीं आया। पीटर फेडरिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्लान को बनाया है कि ये हैशटैग किस तरह से रन करने हैं, इसमें किसको टैग करना है और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें मेरे साथ डीसीपी मनीषी चंद्रा हैं, वे कुछ प्रकाश डालेंगे। Sir, what is Peter Frederick's role in this entire थोड़ा इधर आ जाइए। पुनीत का पूरा नाम क्या है? सर मेरा सवाल है, पुनीत का पूरा नाम बता। एक सवाल मेरा है, जो जूम पर मीटिंग हुई उस मीटिंग में क्या ग्रेटा भी शामिल थी? See, we can answer one by one. Your query was about? Peter Frederick. Right. Who's Peter Frederick? How is he associated with this toolkit? And does he have links with radical elements based out of US who propagate Pakistan? See, if you see the toolkit document, it's a very carefully crafted document, right? So, what hashtag is to be made to trend on a particular day, what action is to be taken, who is to be tagged, and who is to be followed. So, if you focus on the section as to who is to be followed, you will find certain names of established media houses, reputed fact checkers, some non-governmental organizations, and then amongst those. तो टूलकिट मामले में यहां दिल्ली पुलिस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम जानकारियां दी, जिसमें रोल बताया कि किस व्यक्ति का क्या था, जिन्हें अभी अरेस्ट किया गया है, जिनसे पूछताछ अभी आगे होनी है। तो यहां से ये मामला अब आगे और गंभीर मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है।